India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में शायद ही किसी देश ने चीन की इकोनॉमिक पावर का इतना बड़ा मुकाबला किया है जितना कि भारत ने किया। विशेष रूप से कोविड महामारी के बाद से भारत ने चीनी कंपनियों के अरबों डॉलर के निवेश को रिजेक्ट कर दिया है और केवल 3 वर्षों के भीतर ही भारत ने चीन के द्वारा दी गई 58 एफडीआई प्रपोजल्स यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजलों को रिजेक्ट किया है और अन्य 14 प्रपोजलों पर रोक लगा दी है। जिन भी चीनी कंपनियों ने टैक्स चोरी की या फिर किसी भी भारतीय कानून का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। उदाहरण के लिए हम Xiaomi कंपनी को देख सकते हैं। तो वहीं चीन से इंपोर्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स में भी कटौती लाकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। दोस्तों, भारत आज चीन की आंख में आंखें डालकर वह कड़े फैसले ले रहा है जो कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी नहीं ले पा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि कैसे भारत ड्रैगन की आर्थिक नीतियों का मुकाबला कर रहा है। Claims India is rejecting Chinese investments and cracking down. India, in a big move, has revised its foreign direct investment or FDI policy in a move targeted at China specifically. विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। दोस्तों, इन सब की शुरुआत 11 अप्रैल 2020 को तब होती है जब कोविड महामारी के कारण भारत में नेशनल लॉकडाउन लगे हुए थे और उसी के तकरीबन 2 हफ्ते बाद जब भारत की सबसे बड़ी मॉर्टगेज लेंडिंग कंपनी HDFC लिमिटेड द्वारा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को एक ई फाइलिंग दी जाती है जिससे पूरे देश में हड़कंप मच जाता है और जिसका सबसे ज्यादा असर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। HDFC लिमिटेड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि चाइनीज सेंट्रल बैंक और पीपिंग बैंक ऑफ चाइना ने कंपनी में 1.75 करोड़ एडिशनल शेयर खरीद लिए हैं जिससे कंपनी में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 1.01% हो गई है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि चीनी गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट लिंक के थ्रू किसी भी इंडियन कंपनीज में स्टेक को खरीदा था। दोस्तों, जितनी भी चाइनीज फर्म इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उन पर कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है और अगर चीनी गवर्नमेंट चाहे तो इन कंपनीज के थ्रू किसी भी कंपनी में स्टेक खरीदकर उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती है जिससे सीधे सीधे तौर पर या तो नहीं कहा जा सकेगा कि इन सभी गतिविधियों में चीनी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन वास्तविक तौर पर चीनी गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट इन सभी कंपनियों में होगा। उदाहरण के लिए हम वॉल्ट डिज्नी के एग्जाम्पल को देख सकते हैं और कुछ समय के लिए हम यह मानते हैं कि जो वॉल्ट डिज्नी है वो अमेरिका की बजाय एक चाइनीज कंपनी है और हम सभी यह जानते हैं कि जो डिज्नी इंडिया है कि स्टार नेटवर्क को ओन करता है और अगर स्टार किसी भारतीय कंपनी में कोई स्टेक खरीदता है तो इनडायरेक्टली वह स्टेक डिज्नी का होगा और अगर वॉल्ट डिज्नी के थ्रू चीन चाहे तो उन स्टेक का मिसयूज भी कर सकता है। दोस्तों, 2017 की शुरुआत में भारत ने चीनी खिलौनों के इंपोर्ट पर कड़ा प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था जिसने भारत के टॉय मार्केट को लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए खोल दिया था और वहीं पर ZTE और हुआवे जैसी कंपनीज को भारत में 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने और उसके परीक्षण करने के लिए रोक दिया गया था। और जब अप्रैल 2020 में पीपिंग्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा HDFC लिमिटेड में हिस्सेदारी बढ़ाने की बात सामने आती है तो उसी के ठीक बाद भारत ने अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नीति में संशोधन करके चीनी कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया और इसी संशोधन की मदद से भारत ने चीन से आने वाले ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट पर भी रोक लगा दी है और विशेष रूप से भारत ने चीनी कंपनियों को दी गई सभी स्पेशल राइट्स को वापस भी ले लिया। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो अब वर्तमान समय में चीनी कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए बोली नहीं लगा सकती। दोस्तों, भारत चीन को काबू में करने के लिए वह सभी जरूरी कदम उठाता रहा है जो कि आवश्यक है, चाहे वह चीनी कंपनी के FDI पर प्रतिबंध लगाना हो या फिर चाइनीज मोबाइल कंपनियों को कानून के दायरे में लाना हो या फिर उन्हें 5G ट्रायल करने से रोकना हो। इंडिया ने वह सभी लॉफुल स्टेप्स बहुत तेजी से उठाए हैं। दोस्तों, 2020 के बाद से भारत ने 58 चीनी FDI प्रस्तावों को रिजेक्ट किया है जबकि 14 पर रोक लगाई। दोस्तों, इंडिया ने नवंबर 2019 में चीन के नेतृत्व वाली ट्रेड ब्लॉक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP से बाहर निकल गया और चीन की मल्टी ट्रिलियन डॉलर वाली
BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए इंडिया ने अमेरिका के साथ मिलकर इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को अनाउंस किया, जिसका MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग G20 के दौरान इंडिया, US, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी के द्वारा साइन भी कर दिया गया, जो कि दिखाता है कि भारत वह हर संभव प्रयास कर रहा है जिससे चीन को काउंटर किया जा सके। और इन सभी प्रयासों का असर कम होते हुए चीनी FDI के रूप में हम देख सकते हैं। चीन से आने वाला एनुअल FDI फिजिकल ईयर 2015 में $494 मिलियन से गिरकर फिजिकल ईयर 2023 में यह महज $10.5 मिलियन का रह गया। और भारत में हांगकांग से भी आने वाले FDI में गिरावट आई है, जो कि फिजिकल ईयर 2016 में $344 मिलियन से गिरकर फिजिकल ईयर 2023 में $78.4 मिलियन रह गया। और इसी समय के दौरान अमेरिका और सिंगापुर से आने वाले FDI में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां पर देखा जाए तो अमेरिका से आने वाला जो FDI है यह फिजिकल ईयर 2015 में महज $1.8 बिलियन था, जो कि बढ़कर फिजिकल ईयर 2023 में $6.04 बिलियन हो गया। तो वहीं सिंगापुर से आने वाली FDI क्रमशः $6.7 बिलियन से बढ़कर $17.2 बिलियन पर पहुंच गई। और इस आंकड़े ने आगे जाते हुए भारत के विजन को भी दर्शाया है। दोस्तों, HDFC लिमिटेड द्वारा दी गई जो अलर्ट थी या चीनी कंपनियों की यूरोपियन कंट्रीज में की गई इन्वेस्टमेंट से प्रभावित थी, जहां पर चीनी कंपनियां कई देशों जैसे कि US, UK, जर्मनी, इटली में कई लोकल कंपनीज का टेकओवर कर रही थी। और इसी को काउंटर करने के लिए मई 2020 में एक अमेरिकन कांग्रेसमैन के द्वारा अमेरिका में एक बिल पेश किया जाता है, ताकि चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल जो कंपनीज हैं के द्वारा अमेरिकी कंपनीज का टेकओवर को रोका जा सके। और इन्हीं के सभी मूव्स को देखते हुए HDFC लिमिटेड द्वारा प्रोवाइडेड अलर्ट पर इंडिया ने एक्टिवली काम करते हुए कई पॉलिसीज चेंज किए हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि चीन ऐसा कोई खेल खेल रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2008 में चीनी इन्वेस्टर्स ने कई देशों के मार्केट में मंदी का फायदा उठाकर स्पेन, ग्रीस, पुर्तगाल जैसे देशों में कई बिग टिकट कंपनीज में मेजॉरिटी में स्टेक हासिल किया था। और वही कार्य वह इंडिया में कोविड के दौरान करना चाहते थे, लेकिन पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के द्वारा HDFC लिमिटेड में स्टेक बढ़ाने के बाद से ही PMO एक्शन में आ गई है। और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर एक इकोनॉमिक रिस्ट्रेन पैकेज डिजाइन किया, ताकि चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोका जा सके। दोस्तों, कई सारी चीनी कंपनियों के द्वारा ऐसा ही कार्य प्रणाली को अपनाने के कारण से ही इंडिया ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाकर डंपिंग फिनोमिना को होने से रोका है, ताकि डंपिंग की मदद से कोई भी चीनी कंपनीज इंडियन मार्केट में मोनोपोली हासिल ना कर पाए और इंडियन कंपनी को भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिले। दोस्तों, जैसे जैसे वेस्ट का भरोसा चीन पर कम हो रहा है, तो वहीं पर इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड कि वह सही समय पर सही मूव ले पाए। हमने इंडिया की चीन पर डिपेंडेंसी को हाल ही के वर्षों में कम होते हुए भी देखा है, और टॉय इंडस्ट्री इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन अभी साल दर साल हमने इंडो चीन ट्रेड में ट्रेड डेफिसिट को भी बढ़ते हुए देखा है, जो कि चाइना के फेवर में है। इस बढ़ते हुए डेफिसिट से या तो मालूम हो गया है कि चीन से कंप्लीट ट्रेड कट ऑफ नामुमकिन है, लेकिन कुछ हद तक चाइनीज प्रोडक्ट को हम लोकल प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसा कि हमने टॉय इंडस्ट्री के केस में किया है। दोस्तों, चीन वह हर कोशिश करता रहा है जो कि इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ हो, लेकिन इंडिया भी वर्ल्ड स्टेज पर अपनी प्रोसेस दिखाते हुए यह दिखा रहा है कि जो काम अमेरिका जैसी इकोनॉमिक जाइंट नहीं कर पाई हैं, वह काम इंडिया अपने बलबूते पर कर रहा है। और आगे जाते हुए इंडिया अपने हितों के लिए ऐसे जरूरी कदम और भी उठाता रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।